बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। आज पुनः आपके सामने ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हुए आज आप और हम शिफ्टिंग फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको चलवासी पशुचारण या जो एक कृषि का प्रकार ही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और आज आप और हम स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानांतरित कृषि, इसमें कृषि के दौरान या कृषि के लिए स्थान बदले जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित कृषि है। इसको विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में शिफ्टिंग का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। स्थानांतरित कृषि का प्राचीनतम रूप है, जिसकी उत्पत्ति 7000 से 8000 ईसा पूर्व हुई, जब मानव ने भोजन संग्रह के स्थान पर भोजन उत्पादन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया। स्टार्टिंग में मानव केवल और केवल भोजन संग्रह करता था। अब मनुष्य ने जब भोजन उत्पादन का सोचा, तब जाकर के स्थानांतरित कृषि का उद्भव हुआ। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि खेती तथा कृषि में अंतर है। कृषि में अधिक उपकरण तथा पशुओं का प्रयोग तथा भूदृश्य को संशोधित करने के लिए परिष्कृत उपाय सम्मिलित होते हैं। स्थानांतरित कृषि मध्यवर्ती अफ्रीका और अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और झाड़ीदार वनस्पति के क्षेत्र में भूमि उपयोग का आदिम रूप है। तो स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह देश आते हैं, और अमेरिका के क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि कार्य आत्मनिर्भरता के आधार पर किया जाता है तथा कृषक केवल अपने और अपने परिवार के लिए भोजन उगाते हैं। केवल और केवल व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता, केवल अपनी आत्मनिर्भरता को कंप्लीट करना होता है। जो कुछ भी अधिशेष उत्पादन बचता है उसे वस्तु विनिमय एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से वो अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं तथा नकदी प्राप्त करने के लिए उसको बेच भी सकते हैं। परिणामतः यह कृषि अर्थव्यवस्था जड़ है, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वितरण की बात करें तो स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। अमेरिका, मध्यवर्ती अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश स्थानांतरित कृषि के मुख्य क्षेत्र है। इन प्रदेशों की बात करें तो इनमें कृषि को चलवासी, आदिम, काटना और जलाना, स्लैश एंड बर्न, ये स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम भी है। झाड़ी प्रति कृषि, बुश फैलो एग्रीकल्चर आदि के रूप में जाना जाता है। ये सभी इसके रूप है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग के रूप है। विश्व के विभिन्न भागों में इसके अलग अलग नाम हैं। मध्यवर्ती अफ्रीका में इसको मसोले और चिलनैन कहते हैं। मालागासी में इसको टावी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। मालागासी में इसका नाम टावी है। मैक्सिको में बर्बेको और कोमिली। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनोको कहते हैं। ब्राज़ील में शिफ्टिंग फार्मिंग को रोका कहते हैं, और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। सुमात्रा में जूमा कहते हैं, और जावा में हुमा कहते हैं। फिलीपींस में कैंगिन कहते हैं। थाईलैंड में तमराल कहते हैं। लाओस में रे कहते हैं। म्यांमार में टोंगिया कहते हैं, और श्रीलंका में चेना कहते हैं। इस तरह से स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में भी स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं। उड़ीसा में पोंडो कहते हैं, कोमन कहते हैं, बिंगा कहते हैं। पश्चिम घाट में इसको कुमारी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि का पश्चिम घाट में नाम कुमारी है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालरा कहते हैं, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंडा, वेबर, धैया। तो स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम विभिन्न देशों में, और एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। तो मानचित्र में स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र दिखाए गए हैं। अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र नक्शे में दिखाया गया है।
विशेषताओं की बात करें तो स्थानांतरित कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। दो प्रमुख विशेषता है। सामान्यतः कृषक भूमि को खेती के लिए साफ करने के लिए वनों और वनस्पतियों को काटते हैं और जला देते हैं, फसल बो लेता है। किसान फसलों का उत्पादन कर लेता है, फिर उसके बाद साफ सफाई करके उनको काट करके जला देता है। कृषक साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, फिर उसे कई वर्षों के लिए परती छोड़ देते हैं। ये दो विशेषताएं मुख्य विशेषताएं है कि किसान एक खेत पर कुछ वर्षों के लिए खेती करता है और फिर उसके बाद परती छोड़ देता है। स्थानांतरित कृषि की अन्य विशेषताएं, दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो। और अन्य विशेषताओं की बात करें तो स्थानांतरित कृषक सामान्यतः छोटे गांवों में रहते हैं तथा निकटवर्ती भूमि पर खेती करते हैं। प्रत्येक वर्ष गांववासी खेती के लिए गांव की बस्ती के चारों ओर एक क्षेत्र निश्चित कर लेते हैं। कभी कभी गांव के अनुभवी बुजुर्ग लोग अछूते वनों में कृषि कार्य के लिए स्थान चुनते हैं। सुप्रवाहित डालों पर खेती करना पसंद किया जाता है। अधिकांशतः कृषि में स्थान बस्तियों से दूर आंतरिक भागों में स्थित होते हैं। चुने गए स्थानों पर कुल्हाड़ियों द्वारा वृक्ष काटे जाते हैं। धरातलीय वनस्पति को लंबी छुरियों से साफ कर दिया जाता है। वनस्पति के ढेर को जलाकर मिट्टी को उर्वर बनाया जाता है। कृषि स्थल बहुत छोटे होते हैं, जिनका आकार 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक तथा बिखरे हुए और परस्पर दूर दूर होते हैं। बीज रोपण के पूर्व खेतों को हाथ से साधारण उपकरणों द्वारा, जैसे हंसिया है, छड़िया है, लकड़ी के है, परिष्कृत हल है आदि से तैयार किया जाता है। खेत को तैयार भी किया जाता है। आधुनिक हल और अन्य खींचने की शक्ति का नितांत अभाव होता है। प्रथम वर्ष में खरपतवार निकालने का कार्य शून्य प्राय होता है। इस प्रकार साफ की गई भूमि के टुकड़े पर खेती की जाती है। कुछ स्थानों पर छिड़काव विधि से तथा अन्यत्र खुरपी से खोदकर बीज बोए जाते हैं। बीज बोने की विधि, छिड़काव विधि और खुरपी से खोदने की विधि दोनों ही प्रचलित है। एक ही भूखंड पर एक साथ कई फसलें बोते हैं, जैसे अन्न, जड़दार और झाड़ीदार फसल उगाई जाती है। अधिकांशतः कृषित भूमि पर निर्वाहक फसलें उगाई जाती है। मैनियोक, मीठा कसावा, रतालू, टारो, मूंगफली, खीरे, टमाटर, सेम, मटर, केला, ये फसलें जनरली उगाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर गन्ना और कपास और अन्य स्थानों पर मक्का, सोरगम जो ज्वार है, मिलेट और चावल भी उगाए जाते हैं। फसलें निश्चित अंतराल पर प्राय अन्य पौधों के बीच में बोई जाती है। भूमि पर लघु अवधि प्राय 3 वर्ष या कम के लिए फसलें उगाई जाती है। अनेक प्रदेशों में सर्वाधिक उत्पादक उपज जलाने के बाद दूसरे वर्ष में प्राप्त होती है। पहले वर्ष में इतनी उपज प्राप्त नहीं होती, दूसरे वर्ष में ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। इसके पश्चात मिट्टी के पोषक तत्वों का तेजी से ह्रास होता है। मिट्टी के पोषक तत्व बोने के बाद धीरे धीरे कम होते जाते हैं और तथा भूमि फसल उगाने के योग्य या पर्याप्त उर्वर नहीं रह पाती है। खरपतवारों की वृद्धि भी तेज हो जाती है। अतएव भूमि को कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार लघु अवधि के फसल उत्पादन के बाद दीर्घ अवधि तक परती भूमि का क्रम रहता है। खेतिहर भूमि के अनुर्वर हो जाने के बाद नए क्षेत्रों की पहचान की जाती है तथा उसे साफ कर खेती बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुरानी कृषित भूमि को कई वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे उस पर प्राकृतिक वनस्पति दोबारा उग सके, इसलिए उसको परती छोड़ देते हैं। और वस्तुतः खेत हमेशा के लिए परित्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि ग्रामीण लोग 6 से 20 वर्षों में पुनः इसी स्थान पर खेती करने के लिए लौटते हैं। इसे खेत आवर्तन कहते हैं, फील्ड रोटेशन, वापस आना, अतः झूम वर्तन भी कहा जाता है, जब वही किसान उस खेत पर वापस आ जाता है। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर झूम चक्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय के होते हैं। अल्प घनत्व के क्षेत्रों में यह 15 से 25 वर्ष का और अधिक घनत्व के क्षेत्रों में किसान को जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, भूमि का अनुपात कम है वहाँ पर। परंपरागत रूप से भूमि पर संपूर्ण गांव का अधिकार होता है। गांव का मुखिया प्रत्येक परिवार की भूमि आवंटित करता है तथा उसकी उपज पर अधिकार प्रदान करता है। एकाकी व्यक्तियों को भी गांव के चारों ओर विशिष्ट वृक्षों पर स्वामित्व और संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। भूमि काश्तकारों की यही अवस्था अब कुछ देशों में, विशेषतः लैटिन अमेरिका, निजी स्वामित्व के अधिकार में बदल रही है। नक्शे में दिखाया गया है। स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र संकेत बनाए गए हैं। खेती के निकृष्ट उपकरणों, घटिया बीजों, अनुर्वर मिट्टियों, पशु पक्षियों तथा कीड़ों मकोड़ों द्वारा निरंतर आने के कारण दुर्भिक्ष, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं सामान्य हो गई है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचने के लिए अब स्थानांतरित कृषकों ने मुर्गी, बतख,
गिनी कुक्कट तथा अन्य पोल्ट्री पक्षियों का पालना शुरू कर दिया है। अल्प भोजन उत्पादन के पूरक के तौर पर आखेट भी करते हैं, मत्स्य उत्पादन भी करते हैं और वनोपज संग्रह भी करते हैं। भूखमरी से बचने के लिए आखेट अंतिम उपाय है। ये खाद्य और अखाद्य वनोपजों, फल है, गिरिया है, शहद है, गोंद है, मोम आदि का भी संग्रह करते हैं। दो प्रकार की स्थानांतरित कृषि में विभेद किया जा सकता है। एक वह जिसमें केवल एक फसल उगाई जाती है और दूसरी वह जिसमें एक फसल के साथ अनेक गौण फसलें उगाई जाती है। उष्णकटिबंध में स्थानांतरित कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से कृषि का सबसे उपयुक्त रूप है। आर्द्र उष्णकटिबंधों में अन्य प्रकार की कृषि पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों के प्रयोग तथा वनों के साफ करने से मिट्टी की हानि हो सकती है तथा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है। इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम खराब हो सकता है। स्थानांतरित कृषि के समाप्त करने से आदिवासियों की परंपरागत संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किंतु दूसरी ओर स्थानांतरित कृषि के दोष, देखो ये पक्ष की बातें थी, अब दोष की बातें करते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों तथा संपदा को नष्ट करती है। अपर्याप्त भूमि प्रबंधक उपायों के कारण वन विनाश और मृदा अपरदन होता है। क्षुधा से ग्रस्त इस संसार में यह भोजन उत्पादन की अकुशल पद्धति है। इसमें अल्प जनसंख्या का पोषण ही संभव है। स्थानांतरित कृषि से आप वृहद क्षेत्र की जनसंख्या का पोषण नहीं कर सकते। स्थानांतरित कृषि समाज के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक कदम मात्र है। इससे आगे बढ़ने के लिए और भी कृषियों के प्रकार है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में झूम एक प्रधान आर्थिक क्रिया है। कृषि का प्रकार है शिफ्टिंग फार्मिंग का प्रकार है झूम खेती। इन पहाड़ी क्षेत्रों की लगभग 86% जनसंख्या स्थानांतरित कृषि पर निर्भर करती है, आश्रित रहती है। झूम कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। झूम कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि कार्य संपादित होते हैं। वनाच्छादित पहाड़ी भूमि का चयन करते हैं। पहले जंगलों को काटकर वन क्षेत्र साफ करते हैं। वनों की सूखी लकड़ी को जलाकर राख करते हैं। पूजा और बलि भी दी जाती है। गोड़ाई तथा बीज भी बोया जाता है। खरपतवार निकालना और शस्य संरक्षण, खरपतवार को हटा दिया जाता है। फसलों की कटाई और कुटाई, आनंद बनाना और भोजन प्रति छोड़ना। झूम कृषि की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बस्ती के निकट जंगल में भूखंड का चयन किया जाता है और यह कार्य दिसंबर और जनवरी में गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति या कुनबे के नेताओं द्वारा किया जाता है और भूमि की उर्वरता की पहचान उसके रंग और गठन से की जाती है। कुछ जनजातियों में संपूर्ण समुदाय चयनित भूखंड को साफ करता है, जबकि अन्य जनजातियों में भी उन परिवारों के सदस्य भूमि को साफ करते हैं जिन्हें भूमि आवंटित की गई है। भूखंडों के आवंटन के समय परिवार के आकार, श्रमिकों की संख्या का ध्यान रखा जाता है, कितने लोग उस परिवार में हैं। प्रत्येक परिवार को आधा से 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाती है। ये तो शिफ्टिंग फार्मिंग होती है। इसमें खेतों का छोटा आकार होता है और लगभग यही होता है। वृक्षों की शाखाएं छोटी छाड़ दी जाती है और तलवर्ती वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। फिर इस खेत में ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूमि को साफ करने में 1 महीने से अधिक का समय लगता है। इतना समय लग जाता है भूमि को साफ करने में। यह कार्य श्रम सघन है तथा आदिम उपकरणों द्वारा किया जाता है। मार्च में इस सूखी हुई वनस्पति तथा वृक्षों में आग लगा दी जाती है। कृषक इस बात का ध्यान रखते हैं कि आग जंगल में फैले नहीं। अधजले या अनजले करकट को एकत्रित करके पुनः उसमें आग लगा दी जाती है। आग के कारण खरपतवार, घासें तथा कीड़े नष्ट हो जाते हैं। राख की एकत्रित करके भूमि पर छिड़क देते हैं और भूमि को गोदकर मानसून पूर्व वर्षा के आगमन के पूर्व मार्च में बीज बो दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया है। बीज बोने के पूर्व एक अच्छी फसल और परिवार की समृद्धि के लिए दुष्ट आत्माओं की पूजा की जाती है तथा बलियाँ भी दी जाती है। किंतु अब बीज बोने के पूर्व बलि प्रथा और सामान्य प्रथा नहीं रही। अब बलि प्रथा नहीं दी जाती। बीज बोने का दिन पूरे गांव के अनुष्ठान का दिन होता है। प्रत्येक परिवार के पुरुष सदस्य प्रातःकाल खेत में पहुंचकर खोदने वाली छड़ियाँ तैयार करते हैं। बीज छिड़कावा या गोदाई विधि द्वारा बोए जाते हैं, छिड़क दिए जाते हैं, गोद दिए जाते हैं। गोदाई तथा रोपण का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। पुरुष सदस्य छिड़काव विधि द्वारा मिलेट का कार्य, बोने का कार्य करते हैं। तो ये भी विधियों का भी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। पुरुषों की अलग विधि की जिम्मेदारी है छिड़काव विधि की, जबकि मक्का, दाल, कपास, तिल और सब्जियां बोने का कार्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। वर्षा के आगमन पर बीज अंकुरित होने लगते हैं। इस प्रकार मिट्टी की जोताई अथवा कृत्रिम सिंचाई का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल बोने के बाद कृषक उसकी भरपूर देखभाल करते हैं तथा खेतों से खरपतवार निकालते हैं। फसल को भटके हुए मवेशियों तक
तथा जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए खेत के चारों ओर बांस के बाड़े लगा दी जाती है। अनेक झूमिया लोग फसल की देखभाल के लिए खेतों के बीच झोपड़ी बनाते हैं। झूम कृषि मिश्रित कृषि झूमिया मिश्रित कृषि अपनाते हैं। फसलों का मिश्रण जनजाति वर्ग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। स्थानांतरित कृषक खाद्यान्न, सब्जियां, कुछ नकदी फसलें भी उगाते हैं। वस्तुतः वे अपने परिवार की आवश्यकता की समस्त फसलें उगाते हैं। दूसरे शब्दों में फसलों का चयन उपभोग के अनुसार होता है। खाद्यान्न फसलों में चावल, मक्का, मिलेट तथा छोटे छोटे मिलेट प्रमुख है, जबकि कपास, अदरक, अलसी, तिल, तोरिया, अनानास और जूट प्रमुख नकदी फसलें हैं। सब्जियों में सोयाबीन, आलू, कद्दू, खीरा, रतालू, कसावा, रेपियोका, मिर्च, सेम, प्याज, अरबी प्रमुख है। तंबाकू तथा नील की भी खेती होती है। नकदी फसलों को पड़ोसी बाजारों में अथवा दलालों, एजेंटों के माध्यम से, जो प्राय मारवाड़ी होते हैं, बेच दिया जाता है। मिश्रित कृषि में मिट्टी की उर्वरता का ह्रास करने वाली फसलें चावल, मक्का, मिलेट, कपास तथा उर्वरता को समृद्ध करने वाली फसलें साथ साथ बोई जाती है। इस पद्धति के अनेक प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ हैं। ये फसलें विभिन्न अवधियों में पककर तैयार होती है, जिससे लोगों को 6 से 9 महीने तक विविध प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। एक ही झूम खेत पर 2 या 3 वर्षों तक खेती करके उसे परती छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके पोषक तत्व उसमें वापस लौट सके। स्थानांतरित कृषि की समस्याएं भी पढ़ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। वनों को साफ करना स्थानांतरित कृषि की एक पूर्व अपेक्षा है। वन काटने तथा झाड़ियाँ जलाने से मिट्टी की अपरदन तीव्र गति से होता है। इससे पर्याप्त वर्षा की अनिश्चितता में भी वृद्धि होती है, जिससे सूखा और बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ जाती है। आपने पेड़ काटे हैं। कुल मिलाकर मिट्टी की उर्वरता का भी ह्रास होता है और इकोलॉजिकल सिस्टम, उसकी जो लचीलापन था, वो लचीलेपन की जो विशेषता थी, वो खतरे की ओर बढ़ जाती है, नष्ट होने की ओर आ जाती है। स्थानांतरित कृषि पर निर्वाह करने वाली जनसंख्या भोजन, ईंधन तथा चारे की कमी की समस्याओं से पीड़ित होती है। परिणाम स्वरूप पोषण स्तर गिर जाता है। ये प्रक्रियाएं सामाजिक निर्धनता तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिणत होती है। जैसे जैसे स्थानांतरित जो चक्र होता है, झूम चक्र छोटा होता जाता है, बायोमास जिस पर मिट्टी का हुमस तत्व निर्भर करता है, घटता जाता है तथा जैव विविधता में भी काफ़ी हद तक कमी आती है। निर्वाह कृषि विलुप्त होने लगती है तथा सापेक्षतः स्थायी कृषक सामुदायिक भूमि पर अधिकार प्रारंभ कर देता है। वे बाहरी श्रमिकों को भी नियुक्त करते हैं, जिससे उनके समाज तथा जीवन पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, स्थानांतरित कृषि से प्राकृतिक वनस्पति का रूपांतरण भी होता है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले की उत्तम ओक वन पाइन झाड़ियों तथा घासों में बदल गए हैं, जबकि मेघालय के शिलांग और असम के कछार जिले के बांस तथा साल, सागौन के वन पर्णपाती झाड़ियों तथा घासों में बदल गए हैं। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि उत्तरी पूर्वी भारत की अमूल्य वन संपदा का विनाश और पारिस्थितिकी को अपार क्षति पहुंचाती है। प्रदेश को पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर स्थानांतरित कृषि के दुष्परिणामों के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश विद्वान इसे प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का कारण मानते हैं, तो अन्य विद्वान इससे आवश्यक तथा प्रभावी सुधार की वकालत करते हैं, जिससे मृदा अपरदन में कमी आ सके। इसमें सुधार की वकालत करते हैं, वे किस प्रकार से आप और हम सुधार कर सकते हैं जिससे मृदा अपरदन कम हो। झूम कृषि वस्तुतः एक जीवन पद्धति है। इसे समूल समाप्त करना तो संभव नहीं है, किंतु इसे अधिक उत्पादक अवश्य बनाया जा सकता है, जिससे यह बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव का पर्याप्त पोषण स्तर पर वहन कर सके। मिट्टी की उर्वरता के ह्रास की समस्या को रासायनिक उर्वरकों तथा खादों के प्रयोग द्वारा सुलझाया जा सकता है, जिससे कि उर्वरकता बनी रहे। झूमिया लोगों को अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर इस कृषि से दूर किया जा सकता है। उन्हें वृक्षवर्धन, बागात, पौध संरक्षण, घरेलू तथा लघु उद्योगों तथा हस्तकलाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्हें डेयरी का भी ज्ञान होना चाहिए, उनके प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पौध संरक्षण का भी, सुअर पालन का भी, मुर्गी पालन का भी, बतख पालन का भी, मधुमक्खी पालन का भी, मत्स्य पालन का भी। इनके विकास के लिए इनको इन क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो झूम खेती से डाइवर्ट हो। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विस्तार सेवाओं, सहकारी तथा विपणन सुविधाओं की आवश्यकता है। आर्थिक महत्व वाली फसलें विकसित कर उनका प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। सर्वोपरि झूमिया लोगों को स्थायी कृषक बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।